विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का अंतिम अध्याय कंप्लीट किया था, अध्याय संख्या 18। आज हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। वह अध्याय है चैप्टर संख्या 17, जिसका नाम है मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने जा रहे हैं, जो कि व्हाइट बोर्ड पर प्रश्न लिखे हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटिव हम आज करते हैं। व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखिए, कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा का मतलब होता है वस्तु और सेवाओं के लिए हम बाजार जाते हैं। सरल शब्दों में समझा दो, हम बाजार जाते हैं, बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं और सेवाएं लेते हैं। वस्तु और सेवाओं के बदले में हम जो भुगतान करते हैं वह मुद्रा कहलाती है। सिंपल सी बात है, जैसे हम बाजार जाते हैं, सामान खरीद कर लाते हैं, सामान खरीद कर लाते हैं तो हम क्या देते हैं बदले में? रुपए देते हैं। वो रुपए क्या है? मुद्रा है। सेवाएं लेते हैं, जैसे आप विद्यालय पढ़ते हैं तो विद्यालय से क्या ले रहे हैं आप? सेवा ले रहे हैं। अस्पताल जाते हैं, क्या ले रहे हैं आप? सेवा ले रहे हैं। पोस्ट ऑफिस जाते हैं, बैंक जाते हैं, डाकघर जाते हैं, तो वहां पर आप क्या ले रहे हैं? सेवाएं ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वस्तु और सेवाओं के बदले में हम जो भुगतान करते हैं वो मुद्रा कहलाती है। दूसरा प्रश्न है विनिमय किसे कहते हैं। देखो, विनिमय को सरल शब्दों में कहते हैं आदान प्रदान करना, लेन देन करना, वो विनिमय कहलाता है। लेकिन इसका आंसर ये होगा वस्तु, सेवा और मुद्रा का। वस्तु, ये सब ध्यान रखना, वस्तु हो, कोई सेवा हो या मुद्रा का किसी अन्य वस्तु और सेवा के बदले आदान प्रदान करना, वह विनिमय कहलाता है। तीसरा प्रश्न है भारतीय मुद्रा या करेंसी का नाम बताएं। भारतीय मुद्रा और करेंसी का नाम क्या है? भारतीय रुपया, भारतीय रुपया और पैसा, ये इंडियन करेंसी का नाम है। क्या नाम है? भारतीय रुपया और पैसा। चौथा प्रश्न है भारतीय मुद्रा का प्रतीक क्या है? यह किसने तैयार किया था? देखो, भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक आपने देखा होगा, भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है वो इस प्रकार से लिखा हुआ होता है आपको। इससे बीच में एक लाइन होती है। भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है वो हिंदी के देवनागरी भाषा या हिंदी के देवनागरी लिपि के र से हिंदी के देवनागरी लिपि का र और लैटिन इंग्लिश का आर के समान है। और यह प्रतीक किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार ने। किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार ने यह सिंबल या यह प्रतीक तैयार किया था, जो हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि के र और लैटिन के आर के समान है। और यह प्रतीक डी उदय कुमार ने तैयार किया था। पांचवा प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी शब्दों पर प्राय कर अपन यूज करते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, मनी। तो अंग्रेजी भाषा के जो मनी शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटे से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के मोनेटा से हुई है। मोनेटा एक देवी का नाम है जिसको धन की देवी माना जाता है, उसे लैटिन भाषा के मोनेटा से मनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। छठा प्रश्न है वह राष्ट्र जिसने विश्व में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो वह राष्ट्र कौन सा जिसने विश्व में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? वो अपना देश है भारत देश। भारत और चीन और मिस्र, ये ऐसे राष्ट्र माने जाते हैं जिन्होंने विश्व में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। खुदाई से हमें, जैसे भारतीय जो प्राचीन सभ्यता है सिंधुघट्ट सभ्यता से हमें खुदाई में हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं। जिससे पता चलता है कि विश्व में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला देश कौन से? भारत है, चीन और मिस्र है। सातवां प्रश्न है भारत में पहला रुपया कब और किसने जारी किया था? तो भारत में सबसे पहले जो रुपया जारी किया था वो शेरशाह सूरी ने। अफगान शासक आपको पता है, शेरशाह सूरी अफगान शासक था। इसने भारत में सर्वप्रथम पहला रुपया जारी किया था। और रुपया कब जारी किया था? लगभग 1540 से लेकर 1545 ईस्वी के मध्य। आठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां, नौवां, 10वां तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो आठवां प्रश्न है विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? या प्रश्न यूं आ सकता है मुद्रा का विमुद्रीकरण किसे कहते हैं?
सिंपल भी आ सकता है। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, या मुद्रा का विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, या मुद्रा के विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। देखो, विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है वर्तमान में प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त करना, उसे प्रचलन से बाहर करना विमुद्रीकरण कहलाता है। दोबारा सुन ले, वर्तमान में प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त करना, उसको प्रचलन से बाहर करना मुद्रा का विमुद्रीकरण कहलाता है। समझ में आ गया। तो अगला प्रश्न करते हैं, नवा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हाल ही के वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब व किन मुद्राओं का विमुद्रीकरण किया था। तो आपको पता होना चाहिए, नोटबंदी हुई थी, जिसको नोटबंदी भी कहते हैं, सरल शब्दों में इसे मुद्रा का विमुद्रीकरण भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए 8 नवंबर 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा का विमुद्रीकरण किया था, और वो नोट कौन से थे, 500 के और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। दोबारा सुन ले, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को मुद्रा का विमुद्रीकरण किया था, जिसके अंतर्गत 500 और 1000 के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यकता का दोहरा संयोग किसे कहते हैं। आवश्यकता का दोहरा संयोग से तात्पर्य होता है जब किसी एक व्यक्ति को अपनी किसी वस्तु को बेचना है और दूसरे व्यक्ति की वस्तु को खरीदना है। ध्यान से सुने, जब किसी व्यक्ति को अपनी किसी वस्तु को बेचना है, किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को खरीदना है, और वही कोई अन्य व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को खरीदना है और अपनी वस्तु को बेचना है, मतलब आदान प्रदान करना। या सरल शब्दों में, जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की वस्तुओं को अदल बदल करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, जिनकी आवश्यकताओं दोनों को होती है, वह आवश्यकता का दोहरा संयोग कहलाता है। पुनः सुन ले आप, आवश्यकता का दोहरा संयोग किसे कहते हैं, जब किसी एक व्यक्ति को अपनी किसी वस्तु को बेचना है और किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की वस्तु को खरीदना है, और यही आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को है, दूसरे व्यक्ति भी किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को खरीदता है और अपनी ही वस्तु को उसी व्यक्ति को बेचता है। कहने का मतलब दो व्यक्ति जो आपस में, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता है, खरीदने की और बेचने की भी। जब वो दोनों व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे की वस्तु को खरीदते हैं अथवा बेचते हैं, उसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने भी 10 प्रश्न किए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अपने नोट में भी उतार सकते हैं। आइए चलते हैं, अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के फेवरेट टॉपिक है, एक साल छोड़कर एक साल इससे प्रश्न पूछा करते हैं। अगला प्रश्न है, धातु मुद्रा के दोष बताएं। धातु मुद्रा जैसे सरल शब्दों में अपन कहते हैं सिक्के धातु के बने होते हैं, तो इस धातु मुद्रा के दोष क्या है। तो धातु मुद्रा के दोष क्या है, पहले इसने बताया धातु मुद्रा का हस्तांतरण सुविधाजनक नहीं है। सरल शब्दों में बताता हूँ, यदि आज आपको कोई 2 लाख रुपए दे, तो आप 2 लाख रुपए ले जाइए, तो मुझे बताया 2-2 हज़ार के, 500 के, 1000 के जो नोट है, आसानी से जेब में डालकर, पर्स में डालकर, बैग में डालकर हम आसानी से 2 लाख रुपए ले जा सकते हैं। कोई दिक्कत, 2000 के नोट अपन डालें जेब में या पर्स में डालें या बैग में डालें, तो आसानी से 2 लाख रुपए आराम से ले जा सकते हैं। अगर वही आपको कहें कि 2 लाख रुपए के सिक्के ले जाइए, तो क्या आप ले जा सकते हैं? बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए कहा जाता है ये धातु मुद्रा का बहुत बड़ा दोष है कि धातु मुद्रा का हस्तांतरण सुविधाजनक नहीं होता, क्योंकि वजनी होती है, भारी होती है। सिक्कों में क्या होता है, वजन होता है, भार होता है, इसलिए धातु मुद्रा का हस्तांतरण आसानी से नहीं होता। दूसरा, इसके उत्पादन में अधिक खर्चा आता है। धातु मुद्रा हम जानते हैं, धातु मुद्रा मेटल्स के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं, खनिज के बने होते हैं, इसके उत्पादन में बहुत खर्चा आता है, क्योंकि धातु मुद्रा जो है खनिजों से बनती है, खनिजों में भूमि से प्राप्त होते हैं, खदानों से, खानों से खोद कर अपन खनिजों को बाहर निकालते हैं, उन्हें शुद्ध करते हैं, उनमें से अवशिष्टों को बाहर निकालते हैं, शुद्ध करने के बाद इनकी ढलाई होती है, इनकी सफाई होती है, फिर सिक्के निकलते हैं, सिक्के ढलते हैं, सिक्के बनते हैं, तैयार होते हैं, फिर मार्केट आते हैं, तो इसके उत्पादन में बहुत खर्चा आता है। ये धातु मुद्रा का दोष है। तीसरा, मुद्रा की बढ़ती आवश्यकता को आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। अगर मुद्रा की अधिक आवश्यकता है बाजार में, तो धातु मुद्रा के माध्यम से इस आवश्यकता को आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता।
चौथा पॉइंट है बाजार में मुद्रा की कमी को आसानी से पूरा करना मुश्किल। अगर बाजार में करेंसी या मुद्रा की भारी कमी है और सरकार इस मुद्रा की कमी को सिक्कों के माध्यम से पूरा करना चाहता है तो बाजार में जो मुद्रा की कमी है उसको आसानी से धातु मुद्रा के माध्यम से कर पाना लगभग बहुत मुश्किल होता है। ये धातु मुद्रा के दोष हैं। धातु मुद्रा का सबसे बड़ा जो फायदा है, इसके जो लाभ है, इसके जो गुण है वो यही है कि धातु मुद्रा टिकाऊ होती है, वजनदार होती है, इसके सड़ने के इसके गलने के या फटने के चांस नहीं होती, ये लंबे समय तक बाजार में चल सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा, इसका गुण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न क्या है? पत्र मुद्रा की विशेषता होती है। पत्र मुद्रा जिसको हम सरल शब्दों में कहते हैं कागज के नोट, पत्र मुद्रा मतलब कागज के नोट। इनकी क्या विशेषता है? तो इनकी विशेषता की तरफ बताते हैं। जो धातु मुद्रा के दोष है वही पत्र मुद्रा की विशेषता है, जस्ट इसका उल्टा है। जो धातु मुद्रा के दोष है वही पत्र मुद्राओं की क्या है? विशेषता है। तो पत्र मुद्रा की विशेषता आपको बतलाते हैं। पहला, पत्र मुद्रा का हस्तांतरण आसानी से होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कम कागज के नोट जो है पत्र मुद्रा, उसको आसानी से अपन जेब में डाल के 2-5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 आराम से ले जा सकते हैं। सिक्कों को, धातु के सिक्कों को नहीं ले जा सकते। ये पत्र मुद्रा की विशेषता है क्या? कि पत्र मुद्रा का हस्तांतरण आसानी से होता है। ओके। दूसरे, इसके उत्पादन में कम व्यय आता है। धातु मुद्रा के उत्पादन बहुत व्यय आता है, लेकिन पत्र मुद्रा के उत्पादन में ज्यादा व्यय नहीं आता। धातु मुद्रा की तुलना में बहुत कम खर्चा है, बहुत कम व्यय होता है। तीसरा, मुद्रा की बढ़ती आवश्यकता को आसानी से पूरा किया जा सकता है। पत्र मुद्रा के माध्यम से हम मुद्रा की जो आवश्यकता है उससे बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आपको पता हो तो जैसे अभी जस्ट अपन ने किया था कि 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने मुद्रा का विमुद्रीकरण किया। आप सबको, मुझे बड़ी आसानी से याद है, 2016 में 8 नवंबर 2016 को मुद्रा का विमुद्रीकरण होता। 500 और 1000 के नोट मार्केट से बंद हो गए। तो उस समय आपको पता होगा कि जस्ट कुछ ही दिनों में, 2 या 3 दिनों में पूरे बाजार में 2000 के नोट आ गए थे। तो आप सोचिए 2000 के नोटों की जो प्रिंटिंग है उसमें ज्यादा समय नहीं लगा होगा। पूरे भारत में 2000 के नोट, उसके वजह से 500 के नोट भी आ गए, 100 के नोट भी आ गए, लेकिन 2000 के नोट की सप्लाई सबसे जल्दी, वो भी कितने दिनों में? मात्र 2 या 3 दिनों में। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि मुद्रा की जो बढ़ती आवश्यकता है उससे बड़ी आसानी से पत्र मुद्रा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। अगला है, बाजार में मुद्रा की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बाजार में मुद्रा की कमी है तो पत्र मुद्रा के माध्यम से सरकार या अपने जो भारतीय जो रिजर्व बैंक है, ये पत्र मुद्रा के माध्यम से बाजार में आसानी से मुद्रा की कमी को पूरा कर सकता है। ये पत्र मुद्रा की विशेषता है। पत्र मुद्रा के दोष बताता हूं। पत्र मुद्रा के दोष क्या है कि पत्र मुद्रा जो होती है वो पत्र से बनती है, कागज से बनती है। ये टिकाऊ नहीं होती, वजनदार नहीं होती, हल्की होती है। तो कागज नोट के गलने के या कटने के, फटने के बहुत चांस रहता है। आप देखोगे आए दिन कागज नोट फट जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है ना, खराब हो जाते हैं। फिर उन्हें बैंक में जमा करा के उनके चेंज करवाना पड़ता है। ये पत्र मुद्रा के दोष है। क्या दोष है? कि पत्र मुद्रा कागज के बनते हैं, तो कागज के जो नोट होते हैं उनके गलने के, कटने के, फटने के चांसेस रहते हैं, हल्के होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। स्टूडेंट्स, आज हमने जो 17 लेसन मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक हमने जानकारी प्राप्त की है। मुझे पूरा विश्वास है आपको आज के जो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करें। वीडियो पूरा देखें, पूरा देखकर यस सर करके जरूर कमेंट करें। और घर बैठ के कुछ ही दिनों में आपके सामाजिक विज्ञान विषय का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेपर लेने वाले हैं, तो उस पेपर की घर बैठ के बी ऑनेस्ट तैयारी करें। इसी साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।